दोस्तों नमस्ते। आज से वापस क्लास कंटिन्यू रहेगी। बुक के काम की वजह से क्लास नहीं हो पा रही थी, तो मैंने गुजर प्रत्यार वंश की एक क्लास करवा दी थी और वो क्लास थी गुजर प्रत्यार की उत्पत्ति के बारे में, उत्पत्ति और उनका स्थान के बारे में। कंप्लीट मैंने वो क्लास करवाई थी। जो विद्यार्थी आज ये क्लास पहली बार देख रहे हैं वो पहले ये क्लास देख के आना, वरना ये क्लास समझ में नहीं आएगी। इसलिए ये क्लास देख के आना और आज के बाद ये क्लास कंटिन्यू रहेगी और कोशिश करूंगा कि विश्व इतिहास वाला भी मैं आपके कंप्लीट करवा दूं। ठीक है, तो आज भी प्रश्न मैंने शानदार बनाए हैं और बुक के बारे में सूचना ये है कि कल जयपुर में उपलब्ध हो जाएगी और परसों लगभग संपूर्ण राजस्थान में वो बुक उपलब्ध हो जाएगी। और जिन विद्यार्थियों ने ऑनलाइन ऑर्डर की है कोशिश रहेगी कि उनको सबसे पहले उनको भेजी जाए। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखो आज का। कुछ प्रश्न मैंने बेसिक बनाए हैं क्योंकि बेसिक प्रश्न भी बहुत बार परीक्षाओं में आते हैं। और बेसिक प्रश्न पहला देखना, मारवाड़ प्रगनारी विगत के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की कुल कितनी शाखाएं थी। ठीक है, प्रश्न पहला प्रश्न है और बिल्कुल बेसिक प्रश्न है कि मारवाड़ प्रगनारी विगत इस पुस्तक के लेखक कौन थे। वो थे मोहम्मद नैन्सी। ठीक है, मोहम्मद नैन्सी। ठीक है, ये तो बेसिक प्रश्न है और ये कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। ठीक है, तो इसके अनुसार कितनी गुर्जर प्रतिहारों की शाखा थी। इसके अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की शाखा कितनी थी, 26 शाखा थी। मोहम्मद नैन्सी अपनी किताब मारवाड़ प्रगनारी विगत में ये चीज बताता है कि इसमें 26 शाखाएं इसके अंदर शामिल थी। ठीक है, बेसिक प्रश्न है और बहुत बार ये परीक्षाओं में बढ़ चुका है। ये देखो, ये भी प्रश्न मैंने बेसिक ही बनाया है। गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी मानी जाती। हर बार ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मोहम्मद नैन्सी के द्वारा कुल कितनी शाखाएं बताई गई, 26 शाखाएं बताई गई, जिसमें से मुख्यतः मानी जाती है तो मंडोर की। ठीक है, एक मंडोर की, एक भीनमाल की। ठीक है, अब इन दोनों में भी सबसे प्राचीन जो मानी जाती है वो है मंडोर की शाखा। सबसे प्राचीन शाखा जो मानी जाती है वो मंडोर की शाखा मानी जाती है। और मंडोर की शाखा का संस्थापक भी आपको मैंने अगले प्रश्न में तब करूंगा, आगे प्रश्न आएगा हरिश्चंद्र के बारे में कंप्लीट जानकारी मैं आपको उसमें दे दूंगा। ठीक है, तो इतना याद रखना है। एक तो 26 शाखा है मोहम्मद नैन्सी ने बताई है, ये आपको बेसिक याद करना है। और सबसे प्राचीन शाखा कौन सी मानी जाती है, वो मंडोर की शाखा मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। ये देखो, ये कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है विद्यार्थियों का। आज आप स्पष्ट समझ लो कि गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी के बारे में कंप्लीट आपको चीज समझनी है। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी के बारे में सही सुमेलित पूछ रहा है और पांचों ही सही सुमेलित है। पहले मैं आपको बता दूं, देखो मंडोर राजधानी बनाता है रज्जिल, बिल्कुल सही। अगर हरिश्चंद्र पूछ लेना, हरिश्चंद्र नहीं होगा, याद रखना हरिश्चंद्र नहीं होगा। हरिश्चंद्र के तीसरे पुत्र था रज्जिल। रज्जिल ने ही मंडोर को जीता और मंडोर को राजधानी बनाया था। तो ये बिल्कुल सही कथन है। मंडोर को राजधानी बनाने वाला कौन था, रज्जिल था। मेड़ता को राजधानी बनाने वाला नागभट्ट था, ये भी सही कथन है। नागभट्ट देखो, दो अलग अलग चीजें हैं। एक नागभट्ट ये है मंडोर शाखा का, कभी आप गलत मत करना, ये है नागभट्ट मंडोर शाखा का। ठीक है, भीनमाल राजधानी बनाता है नागभट्ट प्रथम बनाता है, ये है भीनमाल शाखा का, याद रखना ये भीनमाल शाखा का। ठीक है, उज्जैन राजधानी बनाता है, ठीक है, नागभट्ट प्रथम, ये भी भीनमाल सैनी है। और ये कन्नौज की शाखा का नागभट्ट द्वितीय, ये कौन सी शाखा का है, ये कन्नौज की शाखा का है। ठीक है, तो अगर कोई राजधानी क्रम पूछ ले गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी के क्रम के बारे में, तो भी आपको ये रखना है कि मंडोर राजधानी बनाने वाला कौन था, रज्जिल था। मेड़ता राजधानी बनाने वाला नागभट्ट था, नागभट्ट प्रथम नहीं था, याद रखना सिर्फ नागभट्ट आएगा यहाँ पे, सिर्फ नागभट्ट। और कौन सी शाखा का, मंडोर शाखा का। ठीक है,
फिर भीनमाल में क्या करता है, नागभट्ट प्रथम चाउंडों को पराजित करता है। ठीक है, चाउंडों को पराजित करते करके भीनमाल शाखा की स्थापना करता है और भीनमाल को अपनी राजधानी बनाता है नागभट्ट प्रथम। फिर है उज्जैन। उज्जैन को राजधानी बनाने वाला नागभट्ट प्रथम था। ये उसकी दूसरी राजधानी, याद रखना, ये इसकी दूसरी राजधानी है। पहली राजधानी इसकी भीनमाल थी और नागभट्ट प्रथम ने अपनी दूसरी राजधानी स्थापित कहाँ की थी, उज्जैन में की थी, याद रखना। और कन्नौज को राजधानी बनाने वाला नागभट्ट द्वितीय था, याद रखना, ये कन्नौज शाखा है। तो आप कभी भी राजधानी के बारे में प्रश्न बनता तो कभी आप गलत मत करना, और सही सम्मिलित है, ये सभी सही सम्मिलित है। ठीक है, बेस्ट प्रश्न है, आप कभी भी इस प्रश्न को आप गलत मत करना। ये नागभट्ट, ये दोनों अलग अलग है, याद रखना। ये नागभट्ट मंडोर शाखा का है और ये नागभट्ट भीनमाल शाखा का है। ठीक है, इसकी दो राजधानियां थी, ये भी आपको दिमाग में रखनी। ठीक है, कभी गलत मत करना इससे प्रश्न ना। अगला प्रश्न देखो, 2-3 लाइन मैंने ऐड की है। हर बार परीक्षाओं में प्रश्न इसके बारे में बनता है, तो फिर हम पढ़ ही रहे हैं तो फिर हमें तबियत से पढ़ना है, अच्छे से हमें ढंग से पढ़ना है ना। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र के बारे में कौन सा कथन असत्य है? हरिश्चंद्र के बारे में पूछ रहा है कि हरिश्चंद्र के बारे में कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है। ठीक है, इसको गुर्जर प्रतिहारों का मूल पुरुष माना जाता है, बिल्कुल सही कहते हैं, मूल पुरुष इसको माना जाता है। हरिश्चंद्र से ही मंडोर की शाखा का प्रारंभ, तो बाद में मैं आगे प्रश्न बनाया मैंने, परंतु हरिश्चंद्र के द्वारा ही गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की गई थी, ऐसा हम मानते हैं, और इसको मूल पुरुष भी कहा जाता है, बिल्कुल सही कथन है। इसकी उपाधि रोहिला दी थी। एक और शब्द, ये एक ऐसा नाम भी मिलता है, ये दे नीचे भी रोहिला दी। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बन चुका है कि किस गुर्जर प्रतिहार शासक की उपाधि रोहिला दी थी, तो रोहिला दी उपाधि ये मिलती है हरिश्चंद्र। ठीक है, हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मण और दूसरी क्षत्रिय। ये भी कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार वंश से हरिश्चंद्र के 2 पत्नियां थी, और एक पत्नी का नाम मुझे शायद याद नहीं आ रहा है, वो मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, दोनों पत्नियों में से एक पत्नी के पुत्र कितने उत्पन्न हुए थे? 4। ठीक है, हरिश्चंद्र के कुल कितने पुत्र थे? इसके कुल पुत्र 3 थे। तो ये कथन असत्य पूछ रहा है, कथन क्या हो जाएगा? ये कथन गलत हो जाएगा। हरिश्चंद्र के कुल कितने पुत्र थे? हरिश्चंद्र के कुल 4 पुत्र थे, याद रखना। ठीक है ना, आगे 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 प्रश्न मैंने और इसके बारे में बनाया है डिटेल में, लगभग कंप्लीट में टॉपिक पढ़ाऊंगा। आज का जो क्लास है स्पेशल ही मंडोर शाखा पर बनाई। ठीक है ना, क्रम वही पढ़ेंगे, पहले मंडोर के पढ़ेंगे, फिर भीनमाल की पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे क्रम से चलेगा, फिर कन्नौज की पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे क्रम से चलेगा तो आपको समझ में आता रहेगा। तीनों शाखाएं अलग अलग है, याद रखना, कोई भी इनमें तारतम्यता नहीं है। जहां मंडोर की शाखा समाप्त होती है उसके बहुत टाइम बाद भीनमाल की शाखा शुरू होती है, तो इनके तारतम्यता का कोई मतलब है नहीं, चाहे इनका कोई वंश एक था, ये भी कोई जानकारी नहीं मिलती। ठीक है, तो इसका असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? इसके कुल 3 पुत्र थे, ये कथन गलत हो जाएगा। इसके कुल कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। आप देखो, मैंने आपको पिछली प्रश्न बताया कि हरिश्चंद्र के कितने पुत्र थे? हरिश्चंद्र के पुत्र थे 4। ये 4 पुत्र थे इसके हरिश्चंद्र के। ठीक है, मंडोर के गुर्जर प्रतिहार राजवंश की वंशावली किस शासक से प्रारंभ होती है? अभी ये प्रश्न बना था, और गोपीनाथ शर्मा, मेरे पास किताब है वहां पढ़िए, गोपीनाथ शर्मा में स्पष्ट लिख रखा है कि मंडोर के गुर्जर प्रतिहार राजवंश की वंशावली किस शासक से प्रारंभ होती है? वह वंशावली होती है रज्जिल। ये 3 नंबर पुत्र था, याद रखना, हरिश्चंद्र का 3 नंबर पुत्र था रज्जिल, और हरिश्चंद्र के बाद शासक भी रज्जिल ही बनता है, याद रखना। तो हरिश्चंद्र के बाद रज्जिल शासक बनता है, ये इसका तीसरा पुत्र है, और गुर्जर प्रतिहारों की मंडोर शाखा की वंशावली किस शासक से प्रारंभ होती है? तो वो रज्जिल से प्रारंभ होती है। ये ऐसा भी मिलता है,
कंफ्यूज मत, ये रज्जिल ऐसा भी नाम मिलता है। ठीक है, तो ये वंशावली प्रारंभ जरूर आप दिमाग में रखना, बहुत उपयोगी प्रश्न है और ये एक बार प्रश्न बन चुका है ना। अब देखो, थोड़ा मैंने रज्जिल के बारे में विस्तार से डाला है क्योंकि हर बार परीक्षा में रज्जिल का प्रश्न बनता ही बनता है। रज्जिल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है ना। आपको इतनी डिटेल कहीं भी किताबों में आपको नहीं मिलेगी, 2-4 किताबें मिलाकर मैं जब पढ़ता हूँ तो प्रश्न ये बनते हैं और इसके क्लास के पीछे की मेहनत 2 घंटे लगते हैं तब जाके ये क्लास तैयार होती है। इसलिए आप इसका अच्छे से उपयोग करो और हो सके तो आप इसको नोट्स में भी लिखते रहो या फिर सिर्फ आप वीडियो देखकर पढ़ते हो तो भी अच्छी बात है। ठीक है, अब वंशावली प्रारंभ होती है रज्जिल से, ठीक है, और इसके बारे में सही नहीं है। ठीक है, इसको गुर्जर प्रत्यारों की मंडोर शाखा का संस्थापक माना जाता है, बिल्कुल सही कथन है। गुर्जर प्रत्यारों की मंडोर को राजधानी बनाने वाला भी कौन था, रज्जिल था, और रज्जिल से ही गुर्जर प्रत्यारों की वंशावली प्रारंभ होती है। ठीक है, इसने मंडोर जीता, अपने राज्य की राजधानी बनाई, बिल्कुल ये भी सही कथन है। ठीक है, इसने भीनमाल में सबसे पहले राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था, राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था और नहीं पूछा है, ठीक है ना, तो ये कथन गलत हो जाएगा भाई साहब। ठीक है ना, कितना बारीकी परीक्षाओं में प्रश्न बनता है कि भीनमाल में इसने यज्ञ संपन्न नहीं किया था, बल्कि यज्ञ संपन्न इसने कहाँ किया था, मंडोर में किया था। यज्ञ संपन्न इसने राजसूय यज्ञ का आयोजन करने वाला ये गुर्जर प्रत्यारा का प्रथम शासक है और ये आयोजन कहाँ पर किया गया था, मंडोर में किया गया था। ठीक है, इसने रोहिस्कूप नगर में महामंडलेश्वर महादेव का मंदिर निर्माण कराया। ये लाइन तो आप स्टार लगा के अपनी कॉपी में छाप देना, लिख लेना। मेरे अनुसार अगर कोई प्रश्न आगे की परीक्षा में बना तो ये लाइन बहुत उपयोगी है कि रोहिस्कूप ये भी मंडोर का एक नगर था। ठीक है, अगर प्रश्न बनाएगा मैंने, नगर था, महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये का लाइन स्टार लगा के अपनी कॉपी में नोट कर लेना। दरबारी कवि नरहरि ने इसको राजा की उपाधि दी थी। ये लाइन तो आप मान चलो कि 1 लाख रुपए की लाइन है। प्रश्न बन सकता है कि नरहरि किसके दरबार में दरबारी कवि था, तो आपको याद रखना है रज्जिल, और रज्जिल को दी थी राजा की उपाधि और रोहिस्कूप के महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, मंडोर शाखा का संस्थापक था, मंडोर को राजधानी बनाया और मंडोर के अंदर ही राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था। तो रज्जिल के बारे में जानकारी कंप्लीट, आपको कभी भी कहीं से भी आपको पढ़ने की ये चीज जरूर वापस नहीं पढ़नी चाहिए अगर आपने ये चीज समझ ली। ठीक है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, ये सत्य कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, ये भी देखो, मैंने आपको बहुत बार मैंने चीजें बताई है कि आप जब भी अजमेर के चौहान पढ़ो और गुर्जर प्रत्यार के शासक पढ़ो तो उनकी उपाधियां आप जरूर याद कर लेना, चाहे वो हरिश्चंद्र की रोहिलोपति की उपाधि हो, चाहे फिर आगे मैं बताऊंगा वस्त्रराज की उपाधि भी बताऊंगा। और ये एक उपाधि है कि किस प्रत्यार शासक की उपाधि पिल्लीपणी थी, पिल्लीपणी थी। तो पिल्लीपणी उपाधि धारण करने वाला कौन था, नरभट्ट था। ठीक है ना, पिल्लीपणी की उपाधि धारण करने वाला कौन था, नरभट्ट माना जाता है। ठीक है, स्टार लगा के ये चीज तो आप लिख ही लेना। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखो, 3-4 लाइनें मैंने और ऐड की है। देखो, कौन सा सही सुमेलित नहीं, नरभट्ट ने रोहिस्कूप नगर में विष्णु मंदिर बनवाया है। देखो, कंफ्यूजन आपको कर सकता है कि रोहिस्कूप में महामंडलेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, मैंने अभी आपको बताया है रज्जिल। ठीक है, इसलिए मैंने आपको लाइन स्टार लगवाई है कि याद करना। रोहिस्कूप में विष्णु मंदिर का निर्माण करने वाला कौन था, नरभट्ट था। नरभट्ट की उपाधि कौन सी है, पिल्लीपणी। ठीक है ना, ये आप दिमाग में जरूर रखना, पिल्लीपणी। और रोहिस्कूप नगर में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था और महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था रज्जिल ने। ठीक है, मंडोर शाखा के नागभट्ट ने मेड़ता को राजधानी बनाया, ये भी सही कथन है, बिल्कुल सही कथन है कि मैंने आपको राजधानियों के बारे में वो प्रश्न करवाया तो कंप्लीट वो चीज मैंने आपको बता दी। ठीक है, नागभट्ट का पुत्र तात ने राज्य छोड़कर आश्रम पद्धति को स्वीकार किया था।
ये भी बहुत उपयोगी लाइन है कि नागभट्ट का पुत्र था तात, और तात ने अपना राज्य छोड़कर मंडोर में ही आश्रम पद्धति मतलब हो गया कि इसने आश्रम ग्रहण कर लिया, अपने राज्य का त्याग कर दिया। ये भी कथन सही है। शिल्लुक ने जोधपुर में सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया। ये भी लाइन बहुत उपयोगी है। एक तो शिल्लुक की, एक नरभट्ट की, एक रज्जिल की। रजिल का याद रखना रोहिस्कूप का महामंडलेश्वर महादेव मंदिर, नरभट्ट का याद रखना रोहिस्कूप का विष्णु मंदिर, और शिल्लुक का जोधपुर में सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर। ठीक है। भोज ने वल्लभ मंडल के देवपाल को भट्टी को पराजित किया था, और सुमेलित नहीं पूछ रहा है तो ये कथन गलत हो जाएगा। ये भोज की जगह किसने पराजित किया था? शिल्लुक ने पराजित किया। किसने पराजित किया था? शिल्लुक ने वल्लभ मंडल के देवराज भाटी को पराजित किया था। तो ये कथन असत्य पूछ रहा है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसको पराजित करने वाला कौन था? शिल्लुक था। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी और थी, ऐड मैंने आपको अलग से बता दी। ठीक है। एक और प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। मुझे किताब मिला जब मैं वो गोपीनाथ शर्मा किताब पढ़ रहा था, उसमें ये लाइन लिखी है कि गुर्जर प्रतिहारों का वह शासक जो एकमात्र वीणा वादक शासक रहा है। मतलब हो गया कि वीणा वादक बजाने वाला शासक, मतलब वीणा वादक बजाने वाला, जैसे वीणा वादक बजाने वाला था समुद्रगुप्त कहते हैं, उसको भी हम मानते हैं। तो वीणा वादक बजाने वाला शासक कौन था? तो वो शासक था जोट प्रत्यार। जोट प्रत्यार। ये भी आप जरूर दिमाग रखना कि गुर्जर प्रतिहारों का एकमात्र शासक जो वीणा वादक प्रकार के वाद्य यंत्र को भी बजाता था, और वो उसका प्रशंसक कौन है? वो जोट प्रतिहार। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, ये भी अच्छा प्रश्न है कि वह प्रतिहार जो नागभट्ट द्वितीय का सामंत था और बंगाल के धर्मपाल के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। ठीक है ना। अब यहाँ लगभग मंडोर शाखा समाप्त होने को आई है, और ये भी अच्छा प्रश्न बन सकता है, तो आप जरूर याद रखना कक। ठीक है। कक के द्वारा धर्मपाल के विरुद्ध इसने युद्ध में भाग लिया था, और ये नागभट्ट द्वितीय का सामंत भी माना जाता है। ठीक है। ये लाइन जरूर दिमाग में आप रखना। ठीक है। अब देखो 2-3 लाइन मैंने और ऐड की है। गुर्जर प्रतिहार शासक केकुक के बारे में कौन सा कथन सही है? केकुक बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप मंडोर शाखा की शिलालेखों की बात करोगे, चाहे रोहिस्कूप का स्तंभ लेख हो, चाहे फिर मंडोर या घटियाला का शिलालेख हो, केकुक के बारे में बहुत शानदार प्रश्न बनता है। तो आप थोड़ा समझना। इसके काल का मुख्य शिलालेख घटियाली शिलालेख है। बहुत सही है, क्योंकि 861 ईस्वी का लगभग ये शिलालेख माना जाता है। ठीक है ना। इसने रोहिस्कूप को आबिरों के उपद्रव से मुक्त किया। आबिर एक जाति थी जो उपद्रव मचाती थी, मतलब लूट मार मचाती थी। तो रोहिस्कूप को आबिरों से मुक्त करने वाला शासक कौन था? केकुक था। ये बहुत उपयोगी लाइन है, आप दिमाग में रखना। ठीक है। इसके बाद के समय मंडोर शाखा की जानकारी उपलब्ध नहीं होती। इसके बाद हमें केकू के बाद हमें मंडोर की शाखा का क्या हुआ, किसने किसको पराजित करके शासन किया, ऐसी हमें कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती। तो ये भी कथन सही है, सभी सही है, तीनों ही कथन सही है। एक तो घटियाली शिलालेख याद रखना, और एक रोहिस्कूप के आबिरों को पराजित करने वाला शासक केकू को जरूर दिमाग में आप रखना। ठीक है। तो ये थे आज के प्रश्न, और आज मैंने मंडोर की शाखा के कंप्लीट प्रश्न बना दिए हैं। और मंडोर की शाखा का अगर आप कभी भी कहीं भी कोई प्रश्न बनेगा तो इससे बाहर जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए आप अच्छे से पढ़ते रहो, और क्लास अच्छी लग रही है तो अपने मित्र साथी को भी आप ऐड कर सकते हो अपने मन से। और अपना मंच बढ़ रहा है, धीरे धीरे ही बढ़ रहा है, परंतु बढ़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से अच्छे से इस क्लास को पढ़ते रहो। कल क्लास ये कंटिन्यू रहेगी, आराम से पढ़ो। ठीक है। धन्यवाद।